बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 69th मेंस एग्जामिनेशन जनरल स्टडी पेपर 1 का सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है हम लोग इस वीडियो में सोल्यूशन करेंगे। सेक्शन 3 जो होता है यह डेटा इंटरप्रिटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस सेक्शन में, जो टोटल 72 मार्क्स के होते हैं, 2 क्वेश्चन, अर्थात कि हर एक क्वेश्चन 36 मार्क्स के होते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करेंगे। मैंने ऑलरेडी जनरल स्टडी के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका मैंने एनालिसिस किया है, आप वो वीडियो देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन का पैटर्न होता है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। सबसे पहले यह एक टेबल दिया हुआ है जिसको हमें अध्ययन करना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं। जैसे इस सारणी को अध्ययन करने के बाद हमें 5 क्वेश्चंस का यहाँ पर सोल्यूशन करना है जिसके अलग अलग मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस सारणी को अध्ययन करना है। यहाँ पर 3 कंपनियां हैं, एक कंपनी X है, Y है और Z है जो साबुन बनाती हैं, और ये किन वर्षों में किस तरह से साबुन बनाई, इन्होंने कितनी बिक्री की, यहाँ पर दिया हुआ है सारणी में। हर एक इकाई मूल्य का मतलब है जैसे साबुन का क्या होता है, टिकिया होता है, तो साबुन की हर एक टिकिया का दाम यहाँ पर दिया हुआ है उस साल के लिए हर एक कंपनी का, और एक फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है कि कुल बिक्री बराबर विक्रय मूल्य गुना बेची गई इकाइयाँ। और ये जो इकाइयाँ हैं यह टिकिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि साबुन की कंपनियां हैं तो साबुन की इकाइयाँ बनाने का मतलब हुआ कि कितनी टिकियाँ उन्होंने साबुन की बनाई। अब जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा बिल्कुल आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, जो भी ये क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन जो है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, तो हमें बेहतर और पता चलेगा। ऑलरेडी हम लोगों ने इस सारणी को देख लिया है, जो भी डेटा हुआ है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ए जो है यह 8 मार्क्स का है। इसमें पूछा गया है कि वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य क्या था। यहाँ पर वर्ष कौन सा दिया है, 2013। अब हम लोग आते हैं अपने सारणी में। 2013 में कंपनी X के लिए इसका प्रति इकाई मूल्य क्या है, 7 रुपए है, Y के लिए 5 रुपए है, Z के लिए 8 रुपए है। यही चीज यहाँ पर पूछा है कि वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य क्या था, रुपए प्रति इकाई में। जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है इसी तरह से हमें क्या करना है कि अपने आंसर बुक में इसका सोल्यूशन करना है, क्योंकि हर एक स्टेप जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और स्टेप पर ही मार्क्स दिए जाते हैं। नहीं तो क्या होगा कि सही बनाने के बावजूद भी हम उसमें 1 या 2 नंबर काट लिए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया हुआ है वर्ष 2013 में हमें कैलकुलेट करना है साबुन का इकाई मूल्य क्या दिया है, कंपनी X के लिए 7 रुपए, Y के लिए 5 और Z के लिए 8 रुपए। अब इन तीनों का औसत हमसे पूछा गया है, तो हमने लिख दिया वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य 7 + 5 + 8 और 3 हैं कंपनियां, तो 3 से डिवाइड कर दिया। 20/3 को जब कैलकुलेट करेंगे तो वो 6.67 रुपए आ जाएंगे। ये प्रति इकाई हो गया हमारा उत्तर। इस तरह से हम अपना उत्तर लिख देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। इसका 8 नंबर का ये भी है। X के लिए 2011 की तुलना में, अर्थात कि हमारा जो कॉमन बेस है जिस पर कि हमें कैलकुलेट करना है वो 2011 साल है की तुलना में 2012 में बेची गई इकाइयों में कितने प्रतिशत की कमी हुई। यहां पर कंपनी X के ही 2 सालों को कंसीडर किया गया है। कंपनी X को 2011 और 2012 के सालों को कंसीडर किया गया है। हम देख रहे हैं कि 2011 में 3 लाख रुपए की बिक्री हुई, लेकिन यहां पर हर एक साबुन की टिकिए की दाम 5 रुपए थी। यहां भी 3 लाख की बिक्री हुई, लेकिन यहां पर हर एक टिकिए की दाम जो है 6 रुपए है प्रत्येक टिकिया। इसी को अब यहां पर हम लोग देखते हैं। वर्ष 2011 में कंपनी X के लिए कुल बिक्री कितनी है, 3 लाख रुपए दी हुई है और प्रत्येक इकाई जो है वो 5 रुपए में बिक रही है, अर्थात कि प्रत्येक टिकिया जो है 5 रुपए में बिक रही है। इसलिए उस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल लेंगे, बेची गई इकाइयां डिवाइडेड बाई कुल बिक्री बटा विक्रय मूल्य। तो कुल बिक्री 3 लाख, हर एक पीस का दाम 5 रुपए, तो कितने पीस बनाए गए, 60,000। 2011 में कितने पीस बनाए गए साबुन के, या कितनी इकाइयां बनाई गई, 60,000। इसी प्रकार हम 2012 साल के लिए निकाल लेते हैं। 3 लाख यहां पर भी की टोटल बिक्री हुई थी और हर एक साबुन का दाम 6 रुपए था। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 दिख भी रहा है कि 50,000 कम है, इसलिए यहां पर प्रतिशत कमी आएगी। और हमें किस चीज को बेस करके निकालना है, किसकी तुलना में हमें निकालना है, 2011 की। तो जिसको हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, डिवीजन करते हैं। तो 60,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई 60,000 गुना 100 हमने कर दिया, प्रतिशत निकालना है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे 60,000 माइनस 50,000 बराबर 10,000 डिवाइडेड बाई 60,000, ये 3 0 कट गया, यानी कि 100/6 आ गया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16.67 प्रतिशत हमारा आ जाएगा कमी। ये होगी 2012 में टिकियों की संख्या में कमी। सी, 2013 में बेची गई कुल इकाइयों में Z का कितना प्रतिशत था। अब यहां पर क्या करना है कि 2013 में बेची गई कुल इकाई हमें निकालना है और उसमें से Z का हमें प्रतिशत निकालना है। तो देखिए 2013 में जब हम लोग जाएंगे
तो 2013 का कुछ इस तरह से हमें डेटा दिख रहा है। ये हो गया x के लिए, ये हो गया y के लिए और ये हो गया z के लिए। तो इसमें हमें हर एक साल का प्रति इकाई निकालना है। तो प्रति इकाई हम कैसे निकालेंगे? कंपनी X द्वारा वर्ष 2013 में बेची गई कुल इकाइयां बराबर कुल बिक्री बटा विक्रय मूल्य इसका हो जाएगा। कुल बिक्री यहां पर 3,50,000 हुई थी, वहां पर 3.5 लाख दिए हुए हैं, तो 3,50,000 इस तरह से लिखेंगे। और हर एक टिकिए का दाम 7 रुपए है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 50,000 टिकिया कंपनी X बनाती है। कंपनी Y जो है 2013 में सेम हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे, 90,000 टिकिया बनाती है। और कंपनी Z जो है 2013 में 4 लाख रुपए की बिक्री करती है, हर एक टिकिया जो है 8 रुपए का है। जब इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये 50,000 आ जाएगा। अर्थात कि कुल जो है कितनी इकाइयां बनी है 2013 में, तो 50,000 X की, ये Y की और ये Z की। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1,90,000 आ जाएंगी कुल इकाइयां। अब हमें क्या करना है कि 2013 में बेची गई कुल इकाइयों में Z का 20% निकालना है। तो हमारा बेस जो है वो किसके बेसिस पर निकालना है? कुल के बेसिस पर निकालना है। तो कुल कितना है? 1,90,000। निकालना किसको है? 50,000 का, जो कि Z का इकाई है। ये कितने प्रतिशत है? तो 50,000 डिवाइडेड बाई 1,90,000 करेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 26.316% हमारा उत्तर आ जाएगा। इस तरह से हम आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर डी, किस वर्ष में Y इकाइयों की अधिकतम संख्या बेची गई है? ये 6 नंबर का है। देखिए, कंपनी Y द्वारा, अब हम लोग जितने साल में, जब हम इसके ये को देखेंगे, यहीं पर देख लेते हैं, नीचे में है। जैसे कंपनी Y के लिए हमें क्या करना है कि हर एक साल में इसके इकाइयों को निकालना है, इसके इकाइयों को निकालना है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। 2011 में 4,40,000 रुपए की बिक्री होती है और हर एक इकाई की कीमत कितनी है? 4 रुपए। इसलिए जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1,10,000 ये इकाइयां यहां पर बनाई जाती हैं। किसके द्वारा? कंपनी Y के द्वारा। इसी प्रकार 2012 में इतनी की बिक्री होती है, इतने रुपए के हिसाब से, तो 70,000 आ जाएगा। 13 को कैलकुलेट करेंगे तो 90,000 आ जाएगा। 14 को कैलकुलेट करेंगे तो 70,000 आ जाएगा। 15 को कैलकुलेट करेंगे तो ये 70,000 आ जाएगा। उपयुक्त से हम ये पाते हैं, इन जो भी साल हैं उसमें से हम देख रहे हैं कि वर्ष 2011 में कंपनी Y ने इकाइयों की सबसे अधिकतम संख्या बेची है। यही चीज निकालना था कि अधिकतम संख्या किसने बनाई थी। अधिकतम संख्या 1,10,000, उत्तर ये अपना आ गया। अब हम लोग ई को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में पूछा गया है कि सारणी में दिया गया प्रति इकाई अधिकतम मूल्य प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये निकालना है। ये 6 नंबर का है। अब देखिए, इसमें से करना है हमको, सारणी से ये चूज करना है कि सबसे अधिकतम मूल्य किस वर्ष में किस कंपनी के लिए है। हर एक इकाई का जो सबसे अधिक मूल्य है वो 9 रुपए है। 9 रुपए से किसी का अधिक नहीं है। और न्यूनतम कम जो है 4 रुपए से कम किसी का नहीं है और अधिकतम 9 से किसी का ज्यादा नहीं है। तो अब इसी चीज को यहां पर लिखना है। सारणी से हमें पता चलता है कि कंपनी X की वर्ष 2015 में प्रति इकाई अधिकतम मूल्य थी जो ₹9 थी, और कंपनी Y की वर्ष 2011 में प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य थी जो कि 4 रुपए थी। और इसी को हमें निकालना है बेस किसको करके? 4 को क्यों करके? तो देखिए, इसको एक बार और फिर से समझा देते हैं। प्रति इकाई अधिकतम मूल्य प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य से हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है कि कितना प्रतिशत अधिक था। तो न्यूनतम मूल्य क्या है? 4। अधिकतम मूल्य क्या है? 9। 9 माइनस 4/4 गुना 100 कर देंगे, प्रतिशत इसका निकल जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, 5/4 गुना 100 आ जाएगा, 125% उत्तर हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। आई होप सो कि आपको जो भी क्वेश्चन में इसमें डाउट है, यदि आपको डाउट है, यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें फिर से हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे और मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं तो आई होप जो कि मैंने इसको इस तरह से सॉल्यूशन किया है जिससे कि किसी भी कैंडिडेट को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अदर वीडियोस में हम लोग अदर सॉल्यूशन देखेंगे।